नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं देश के रसायन उर्वरक राज्य मंत्री और पोत परिवहन के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री मनसुख मंडाविया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। सर, 1 वर्ष पूरा हो गया है मोदी साहब की दूसरे कार्यकाल को, तो क्या विशेष उपलब्धियां रहीं जो महकमे आपके पास हैं, उनके हिसाब से अगर बात की जाए? मोदी जी का सेकंड टर्म का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, मतलब मोदी 2 का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। मोदी जी की सोच पहले से रही है, वो कोई बात को सोचते हैं तो कभी त्रुटक नहीं सोचते, वो टोटल सोचते हैं। मतलब देश का डेवलपमेंट टिकाऊ हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो और जिसके आधार पर देश बन सके, देश आगे बढ़ सके। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मेरे मिनिस्ट्री में 1 साल में कैसा डिसीजन हुआ जो लॉन्ग टर्म के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं शिपिंग मिनिस्ट्री देख रहा हूँ। शिपिंग सेक्टर देश में 7,500 किलोमीटर समुद्र तट है जी। 95% कार्गो, एक्जिम कार्गो बाय पोर्ट, सी पोर्ट होता है। समुद्र तट को क्या एक डेवलपमेंट का, विकास का द्वार नहीं बना सकते? जी हाँ, बन सकता है। कई देशों की इकोनॉमी समुद्र तट से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज के साथ है, या समुद्र तट के साथ है, या बंदरगाह के साथ है, जुड़ी हुई, सिर्फ बिल्डिंग के साथ है, सिर्फ ब्रेकिंग के साथ है। कई कारोबार ऐसा होता है जो समुद्र तट से होता है। आज देश में कुल मिला के दुनिया में 1,000 शिप हर साल रिसाइकल होती है। उसमें से 400 से 350 से 400 शिप इंडिया में रिसाइकल होती है। करीब 40%। 40% शिप इंडिया में रिसाइकल होती है, क्योंकि इंडिया में जो नेचुरल अपॉर्चुनिटी है उसको भारत ने अच्छी तरह से एनकेस किया है। क्या ये शेयर हम आगे नहीं बढ़ा सकते? लॉन्ग टर्म के लिए शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को हम सर्वाइव नहीं कर सकते? उसके लिए एक शर्त थी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक कन्वेंशन किया था, उसको हांगकांग कन्वेंशन मानते हैं। तो हांगकांग कन्वेंशन के तहत शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज थोड़ी हैजार्डस वाली इंडस्ट्रीज है, थोड़ी लेबर सेफ्टी, लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। लेबर सेफ्टी और हैजार्डस रिमूवल सिस्टम कैसी होनी चाहिए, लेबर सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक कन्वेंशन में एक रूल्स ड्राफ्ट किया था। जो देश उसको एक्सेप्ट करेंगे वहाँ दुनिया की कई शिपिंग लाइन जाए जी, ये स्वाभाविक था। हमने दुनिया में ये प्रायोरिटी बेस पर हांगकांग शिप रिसाइकलिंग बिल को पास करके हांगकांग कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ, मर्क्स जैसी वर्ल्ड की बिग शिपिंग लाइन वो इंडिया में अपने शिप को रिसाइकलिंग के लिए नहीं भेजती थी, अभी उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज से नंबर ऑफ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। फर्नीचर, आज आप अलंग जाके देखो, वहाँ 15 किलोमीटर शिप में से निकला हुआ फर्नीचर बिकता है। देश में आज कोई एक भी सिटी ऐसा नहीं है कि वहाँ अलंग से निकला हुआ फर्नीचर ना बिकता हो। अलंग की दुकान ऐसा करके लिखा हुआ होता है, अलंग का फर्नीचर ऐसा करके लिखा हो, उसमें से स्टील निकलता है। स्टील रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, देश की रिक्वायरमेंट का 8% स्टील हमें रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज से मिलता है। इको फ्रेंडली स्टील मिलता है, क्योंकि 1 टन कोयला, 1 टन स्टील के लिए 20 टन कोयला जलाया जाता है, तब 1 टन स्टील मिलता है। वो डायरेक्ट मिलता है, तो देश के लिए अच्छा है। दूसरा, उसमें से इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट निकलता है, कई ऐसी चीज़ निकलती है जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित करती है। तो हमने देश के डेवलपमेंट के लिए उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सिर्फ रिसाइकलिंग बिल को पारित किया। ऐसा ही हमने गंगा, एक महत्वपूर्ण इनलैंड वाटरवेज 1 है, इनलैंड वाटरवेज 2 है, उसके ऊपर हमने अर्थ गंगा का विजन एनलार्ज किया है। अगले दिनों में देश के सामने आएंगे और देश में पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, उसके लिए हमने कई इनिशिएटिव लिया है जो लॉन्ग टर्म के लिए देश के समुद्र तट को समृद्ध करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो आज चुनौती है सर, वो पिछले 6 साल में हमने देखी नहीं, मानव जाति ने आज तक देखी नहीं।
कोविड की जो एक भयंकर तकलीफ जो है हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को झेलनी पड़ रही है, उसमें आपका महकमा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके पास सैनिटाइज़र, मास्क, इस तरह की चीज़ों का दाम ना बढ़े, और अभी जो स्थिति है उससे लगता है देख के कि आने वाले 4-5 महीने तक भी या उससे ज़्यादा वक्त भी यहाँ की जनता को इस बीमारी से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं कोविड से लड़ने के लिए, चाहे वो दवाई है या सैनिटाइजर्स है या मास्क, उसका दाम नहीं बढ़ेगा, उसकी कालाबाजारी को रोका जाएगा? मैं आपको बताऊं, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कोरोना वायरस के संदर्भ में उसकी समीक्षा, उसके लिए सुझाव परामर्श करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है। मैं भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सदस्य हूँ। पहला केस यूएसए में आया था, उसी दिन पहला केस इंडिया में आया था। जिस गति से यूएसए में कोरोना वायरस की महामारी बढ़ी, इस गति से जो इंडिया में बढ़ जाए तो उस वक्त इंडिया में नहीं पूरे पीपीई किट थी, नई टेस्टिंग लैब थी, टेस्ट करने के लिए किट चाहिए थी वो भी नहीं थी, देश के पास आवश्यकता के अनुसार मास्क नहीं थे, बेड नहीं थे। ऐसी स्थिति में जो ये महामारी यहाँ स्पीड से फैले तो देश में बहुत दिक्कत हो जाए। लेकिन मोदी जी एक विजनरी प्रधानमंत्री है, उन्होंने देखा और मोदी जी ने समय से 24 मार्च को देश में लॉकडाउन कर दिया। ये लॉकडाउन करने से महामारी स्प्रेड होने से उसकी गति रुक गई। एक गति रुक जाने से हमें अवसर मिल गया। हमारे यहाँ पीपीई किट थी ही नहीं, हमें इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता था। आज देश की आवश्यकता के अनुसार पीपीई किट बनने लगी और हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। आज उस वक्त हमारे पास बहुत कम 68 लैब थी, आज 200-250 से ज़्यादा लैब हो गई देश में, और कई प्राइवेट लैब भी टेस्टिंग की हो गई। टेस्टिंग किट इंडिया में उपलब्ध नहीं थी या तो बहुत कम थी। आज कई कंपनी आगे आई और टेस्टिंग किट देश की आवश्यकता के अनुसार तो बनाती है, लेकिन दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए भी सक्षम हो गई। ये सब समय हमें समय सर एक्शन लिया मिल गया। और दूसरा, ये कोरोना वायरस की महामारी में मोदी जी ने अपनी परंपरा को निभाया। मोदी जी ने देश की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में सारी दुनिया की ओर से मोदी जी को कई कंट्री हेड का कॉल आया, मेडिकल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि मोदी जी को कॉल आया कि आप हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दीजिए, हमें पैरासीटामोल दीजिए। तो हमारे पास भी एक प्रकार था कि हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट को भी फिलफिल करना है और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। और उस वक्त हमने सभी मेडिसिन पर बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट पर। हमने समीक्षा की, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बातचीत की और देश की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बातचीत की कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा जो एक्सपर्ट लोग था उन्होंने प्रेडिक्शन दिया कि अप्रैल एंड में हमें 2 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए। तो हमने 3 करोड़ एक साइड में रख दिया और बाकी कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको एनालिसिस किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 113 कंट्री में भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल उपलब्ध कराई। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। 113 मुल्कों में भारत ने दवाई कोविड के इस संक्रमण के पीरियड के दौरान भेजी। उसका फायदा ये हुआ कि 42 कंट्री ने, किसी ने लेटर लिखा, किसी ने प्रधानमंत्री जी को कॉल करके कहा, यूनाइटेड नेशन ने भी भारत की दुनिया को दवाई दे के सहयोगी होने की अपनी भूमिका निभाई, इसलिए सराहना की। कई कंट्री हेड ने ट्वीट किया। ये हमारी एक मोदी जी की वसुधैव कुटुंबकम की जो हिंदुस्तान की भावना है उसको साकार किया। केवल लाभ की मानसिकता के आधार पर देश नहीं चलाते हैं। कई ऐसी कंट्रीज है उन्होंने केवल लाभ ही देखा और उनकी इकोनॉमी डल नहीं हो जानी चाहिए, इसके लिए समय सर जो एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, देश की जनता की जान बचनी चाहिए, इसलिए लॉकडाउन भी किया, देश की व्यवस्था को भी संभाला और दुनिया को भी मदद की। दुनिया को 113 कंट्री को मेडिसिन उपलब्ध कराई, ये छोटी बात नहीं है। 113 मुल्कों में रिक्वेस्ट आई भी थी और खुद भी भेजा गया है, दोनों तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, सबकी रिक्वेस्ट आई थी। और हमारे कई लोगों ने मोदी जी को कॉल किया, कई लोगों ने एम्बेसी के माध्यम से फॉरेन मिनिस्ट्री का संपर्क किया।
ये रिक्वेस्ट के आधार पर हमने उसको मेडिसिन उपलब्ध कराई। एक काम हिंदुस्तान ने किया है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यही अवधारणा के आधार पर मोदी जी ने काम किया और इसलिए हिंदुस्तान को दुनिया में सराहा जा रहा है। अब सवाल ये आ रहा है सर कि अब जून का महीना आ गया है, संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, तो क्या आपका जो महकमा है वो भी कोशिश कर रहा है कि इस पर वैक्सीन बनाई जाए? देश के दूसरे मुल्कों में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी देश को एक पुख्ता, जिसको कहते हैं, वो कामयाबी हासिल नहीं हुई है वैक्सीन बनाने की दिशा में। आज देश में भारत के पास भी कई मल्टीनेशनल कंपनी है। भारत फार्मा सेक्टर में डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया के कई कंपनी वैक्सीन बनाने के काम में जुड़ी हुई है और कई लोग कई आगे भी बढ़ चुके हैं और दुनिया में ऐसे ही कई कंपनीज, दुनिया की भी कंपनीज उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन ये बायोलॉजिकल एक व्यवस्था है वैक्सीन बनाना, वो कभी शॉर्ट टर्म में नहीं हो जाती, कई टेस्टिंग से उसको पास होना होता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी भी कई कंपनी उसमें अवश्य सक्सेस रहेगी और हम भी हमारा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिशा में देश की इंडिजिनियस कंपनी है वो काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने लगातार इस बार बात की इस आत्मनिर्भरता की, तो एक बात मैं आपसे यहाँ अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि क्या लोग ये मान के चलें कि जब तक चाहे कितना भी लंबा ये संक्रमण चले, लेकिन उसमें सैनिटाइज़र, मास्क, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनकी कालाबाजारी को रोकने की तैयारी पूरी है आपके महकमे की तरफ से? मोदी गवर्नमेंट जब से आई तब से उन एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया। मैंने कहा ना कि हमने कभी टोकन की बात नहीं की, टोटल की बात की। ये देश में हेल्थ को कभी डेवलपमेंट के साथ जोड़ा ही नहीं गया और हेल्थ को डेवलपमेंट से सीधा रिश्ता है। देश के नागरिक स्वस्थ नहीं हो गए तो फैमिली स्वस्थ नहीं होगी, फैमिली स्वस्थ नहीं होगी तो स्टेट स्वस्थ नहीं होगा, स्टेट स्वस्थ नहीं होगा तो नेशन स्वस्थ नहीं होगा। जिस देश के सिटीजन, नागरिक स्वस्थ नहीं हो, ये देश तरक्की कैसे कर सकता? कभी नहीं कर सकता। और इसलिए मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत योजना, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया और लास्ट मन की बात में मोदी जी ने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सारवार की, बहुत बड़ी बात है, ट्रीटमेंट किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये हेल्थ के साथ जुड़ा गया है और इसलिए देश में हेल्थ सिक्योरिटी आ गई। देश में नागरिक स्वस्थ रहे और नागरिक हेल्थ की दृष्टि से एक परिवार में 5 लाख की हेल्थ सिक्योरिटी आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मोदी जी ने किया है। और जब हमारी सरकार बनी उसके पहले 560 मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में थी, NLM में थी। वो आज 1000 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है, जिसका प्राइस कंट्रोल किया गया है। हमने N95 मास्क, उसके ऊपर भी नज़र बनाए रखी है और जो किट है उसके लिए बन रही है, उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। कई कोविड के साथ जुड़ी हुई मेडिसिन है, उसका प्राइस देश में बढ़ ना जाए। और आपने देखा होगा आज तक नहीं बढ़ा होगा। बढ़ा नहीं, कालाबाजारी रोकने में तो कालाबाजारी हमने बिल्कुल नहीं होने दिया है। हमारी नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी है, ये NPPA, उसके ऊपर निगरानी रखती है। कहाँ भी कोई भी ऐसी दिक्कत आए, शॉर्ट सप्लाई है तो तुरंत ही हम उसको मैनेज कर लेते हैं। शॉर्ट सप्लाई है तो क्या, कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ शॉर्ट सप्लाई है, तुरंत ही हम डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं कि वहाँ सप्लाई कीजिए। आपने देखो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देश में कमी नहीं, कहाँ भी आपने शिकायत नहीं देखी होगी। आपने एजिथ्रोमाइसिन शिकायत नहीं देखी होगी, पैरासीटामोल की शिकायत नहीं देखी होगी। आज N95 मास्क भी उपलब्ध हो रहा है, PPE किट भी उपलब्ध हो रही है, हर चीज़। और किसी की कालाबाजारी का कहाँ भी आपने देखा नहीं है, हमने नहीं होने दिया है। लेकिन कालाबाजारी तो नहीं हो रही है सर, लेकिन अभी कोविड का जो इलाज है वो तो करीब 15 दिन से ज़्यादा तक चल जाता है जो बीमार है। ऐसी स्थिति में दवाई का खर्चा बहुत होता है। आप लोगों ने जन औषधि केंद्र की शुरुआत की, दवाइयाँ ली, तो जेनरिक मेडिसिन से भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको इनका इलाज किया जाए और उनका खर्चा जो हो रहा है वो कम किया जाए। जिस दिन से देश में लॉकडाउन लगा उस ही दिन से
हमने देश में हमारा 3000 कुल मिला के 6300 जन औषधि स्टोर है। सभी जन औषधि स्टोर को अलर्ट कर दिया। सभी जन औषधि स्टोर के ओनर को हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने के लिए कहा और सब लोगों ने किया। अपनी अपनी दुकान को शुरू रखा, फार्मेसी को शुरू रखा, जन औषधि स्टोर को शुरू रखा। लोगों को कहाँ भी हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी वहाँ उपलब्ध रखी, एजिथ्रोमाइसिन भी उपलब्ध रखी। जो कोरोना ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक मेडिसिन थी वो हमारे स्टोर पर उपलब्ध थी। एक दूसरा, हमारे जन औषधि स्टोर के संचालक वो घर घर जाके पहुँचे। कई एजेड लोग थे जिसको मेडिसिन की आवश्यकता थी, उसका कॉल आने से वो उनके घर में जाके पहुंचाते थे। और हाईएस्ट हर महीने जो हमारा सेल होता है उसमें से हाईएस्ट सेल ये लॉकडाउन के दरमियान हुआ। ये दिखाता है कि बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमारे जन औषधि स्टोर के ओनर, और मेरा ये मॉडल 100% PPP मॉडल है। मैं उसको मेडिसिन सप्लाई करता हूँ, उसके साथ उसको कई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। और वो प्राइवेट लोग चलाते हैं, मैं उसको 20% कमीशन देता हूँ और 20% कमीशन से उसका गुजारा चलता है। तो एक सेवा भी और दाम भी, अपना आजीविका भी, इस विन विन सिचुएशन से जन औषधि स्टोर चलता है। आपने देखा होगा देश में एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में जन औषधि स्टोर चल रहे हैं। और कोरोना वायरस की क्राइसिस में उम्मीदों के साथ, मेहनत के साथ मेरे जन औषधि स्टोर गरीब और सीनियर सिटीजन के लिए खड़े रहे। पर सर, अब चुनौती एक और आ गई है कि कोरोना का संक्रमण जब फैला है तो लंबे समय तक लॉकडाउन करना पड़ा। अब लॉकडाउन की अवधि क्योंकि लंबी खींच गई और हम धीरे धीरे मॉनसून के नज़दीक पहुंच गए। अब मॉनसून का वक्त है खरीफ की फसल का। ऐसे में जो किसान है, आप लोगों ने शुरुआत की थी, मोदी जी की सरकार जब पहली बार आई तो नीम कोटेड यूरिया की, वो बड़ी पॉपुलर हुई। तो इस बार क्या यूरिया की कमी हो सकती है लॉकडाउन की वजह से, या आप लोगों ने उस दिशा में पहले ही सकारात्मक कदम उठा लिए हैं? उसमें ऐसा है, देश में कुल मिला के हमारा 12 प्लांट है जो यूरिया फर्टिलाइज़र बनाता है। 240 से 250 लाख मैट्रिक टन यूरिया देश में बनता है। 300-325 लाख मैट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन है, बाकी का यूरिया हम इंपोर्ट कर लेते हैं 60-70 लाख मैट्रिक टन। और देश में ये एसेंशियल कमोडिटीज़ है, क्योंकि टाइम पर फसल को फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकती है। इसलिए यूरिया प्लांट को हमने एसेंशियल एक्टिविटी में तुरंत ही डलवा दिया। और केवल 2 प्लांट शॉर्ट टर्म के लिए 15 डेज के लिए शट डाउन हुए थे, उसमें उन्होंने अपना रिनोवेशन कर लिया। तुरंत ही मेरा सभी प्लांट फुल फ्लेज से प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा, हम असेसमेंट करते हैं और हर स्टेट से खरीफ में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मंथ वाइज रिक्वायरमेंट क्या है, उसके स्टेट से हम मंगवाते हैं। और स्टेट से आ जाती है रिक्वायरमेंट, उसके आधार पर हम सप्लाई प्लान बनाते हैं और देश के प्रोडक्शन के अलावा कितना इंपोर्ट करना है वो भी एनालिसिस कर लेते हैं। आपने देखा होगा लास्ट 6 ईयर में कभी किसान को काला बाजारी से यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं हुई है। कभी किसी को लंबी लाइन में खड़ा रह के हल्ला हो करके या तो लोगों को एजिटेशन करना पड़ा हो फर्टिलाइज़र को लेके, ऐसा नहीं हुआ है। ये हमारी जिम्मेवारी है। हम बहुत समझ सोच के साथ व्यवस्था करते हैं, प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के आधार पर किसान को फर्टिलाइज़र पहुंचाते हैं। इसलिए कोविड का क्राइसिस में भी हम खरीफ में किसानों को फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं रहने देंगे। सब व्यवस्था हमने कर ली है। तो आपका जो मेन महकमा है शिपिंग का, आपको क्या लगता है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आप लेके आए? आप पिछली बार भी पिछली सरकार में भी मंत्री आपके पास यही पद था, इस बार आपको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। शिपिंग सेक्टर में रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भारत में जो शिपिंग सेक्टर में रिफॉर्म होना चाहिए था इतना नहीं हुआ था। हमने 2-3 बड़े रिफॉर्म की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, देश में 7,500 किलोमीटर समुद्र तट, ट्रेडिशनल सी फेरर,
हमारे यहाँ मछुआरे ट्रेडिशनल सीफेरर हैं, वो सदियों से समुद्र में जाते हैं। इस स्किल का हम उपयोग नहीं कर सकते क्या? उसको रोजगारी का अवसर नहीं बना सकते क्या? और जब हमारी सरकार बनी तब केवल 94,000 सीफेरर थे देश में, इंडियन सीफेरर। सीफेरर की जॉब बहुत महत्वपूर्ण जॉब होती है, क्योंकि मिनिमम $200 पर मंथ सैलरी मिलती है। कोई सफाई करने के लिए भी सीफेरर के रूप में, सफाई कर्मी के रूप में भी जाए तो भी उसको $200 मिलता है, $2,000। $2,000 मंथली मिलना मतलब 1.5 लाख रुपीज़ हो गया, और वो 6 महीने जाए तो 9 लाख रुपीज़ हो गया। 6 महीने घरे रहे और 6 महीने समुद्र में सीफेरर के रूप में जाए, तो एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है। उसमें टेक्नीशियन होता है, उसमें इंजीनियर होता है, उसमें कैप्टन होता है, कई प्रकार के लोग सीफेरर के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन छोटा सा फिलीपींस, उसका 6 लाख सीफेरर हो, और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसका 94,000 सीफेरर हो। क्या वजह है? क्यों हम सीफेरर का श्रेय नहीं बढ़ा सकते? क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग इंडिया में नहीं दे सकते? क्या हम एग्जामिनेशन में रिफॉर्म नहीं कर सकते? क्या हम यूनिक आईडी कार्ड उसको नहीं दे सकते? हमने ये सब करना शुरू किया, दुनिया में हिंदुस्तान की शाख बढ़ी, और ये बड़ा रिफॉर्म करने से आउटपुट ये निकला कि आज दुनिया में 2,40,000 इंडियन सीफेरर है। हमारा शेयर आज 10% से 50% सीफेरर में इंडिया का हो गया है। हमें उसको आगे बढ़ाना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण रिफॉर्म किया। क्या रिफॉर्म, उस कौन सा रिफॉर्म करने की आवश्यकता होती है? तो कि हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाना। हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाना। और सीफेरर है, उसका स्किल इन्हांसमेंट ऐसे करना, और उसको उसकी अच्छी तरह से इंग्लिश बोले, अच्छी तरह से उसका बिहेवियर हो। ये बहुत बिहेवियरल जॉब होती है। तो ये सब में हमने हमारे सीफेरर को अच्छी तरह से तैयार किया। दूसरा, इंडिया एक टूरिस्ट हब नहीं बन सकता। इंडिया में क्रूज बहुत कम आते थे, आज देश में क्रूज आना शुरू हुआ। दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन, क्रूज शिपिंग लाइन इंडिया में आनी शुरू हुई, और देश में मुंबई, विशाखापट्टनम, गोवा, कोच्चि, कलकत्ता, वाइजैक, 6 लोकेशन पर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रूज टर्मिनल बनाया, और उसमें से 3 जगह पे बन गया, 2 जगह पे अभी बनना बाकी है। क्रूज टर्मिनल बना के क्रूज टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? क्रूज टूरिस्ट जब आएंगे, एक क्रूज में 3-4 हज़ार लोग आते हैं, 3-4 हज़ार टूरिस्ट आते हैं। कोई शहर में जाते हैं तो कितना खर्च करके आते हैं, और खर्च करेंगे तो ये शहर की इकोनॉमी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इस दृष्टि से हमने टूरिज़्म सेक्टर में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। अगले दिनों में उसका अच्छा रिजल्ट मिलना है। पोर्ट पर लैंड होती है, और ये लैंड का उपयोग हम अपना कार्गो बढ़ाने में नहीं कर सकते क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में नहीं कर सकते क्या? हमने ये भी कोशिश किया है, और अगले दिनों में पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, एक बिल भी आप लेके आने वाले हैं, पोत परिवहन बिल। पोत परिवहन बिल आज एक पार्लियामेंट में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, पोर्ट अथॉरिटी बिल। पोर्ट अथॉरिटी बिल क्या है? ये भी एक बड़ा रिफॉर्म है। हमने डिसाइड किया है कि पोर्ट अथॉरिटी बिल के माध्यम से हम पोर्ट को प्राइवेट पोर्ट के साथ कंपटीशन कर सके, इतना सशक्त करें, हम उसको कई स्वायत्ता दे, वो स्वयं डिसीजन ले सके, ऐसा बनाए। और ये रिफॉर्म के माध्यम से हम कार्गो भी बढ़ाएंगे और कंपटीशन भी बढ़ाएंगे और सक्सेस भी होंगे। इस दृष्टि से जो दुनिया में मॉडल है, ये मॉडल हम पोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हमारा पोर्ट का डेवलपमेंट और पोर्ट कार्गो का इन्हांसमेंट होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये रह गई सर कि आपने जो रिसाइकलिंग का बिल एक पार्लियामेंट में अभी पास हुआ है, उस बिल के बाद वहाँ पे कोरोना वायरस का डिजीज जब आया है, तो वो तो पूरी इंडस्ट्री जो है लेबर बेस्ड है, तो लेबर
तो वापस अपने अपने घर जा रहा है भाग के। ऐसी स्थिति में उस इंडस्ट्री पे क्या बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि वो पूरी लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है, और दूसरा वहाँ पे हाईली पेड लेबर्स भी हैं। तो ये कैसे आप लोग समन्वय स्थापित करें? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये इंडस्ट्रीज़ के साथ मैंने जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन ही इंडस्ट्रीज़ के साथ मैंने बात किया कि आपके यहाँ कितना लेबर है। उन्होंने कहा स्किल एंड अनस्किल कुल मिला के 20 से 25,000 लेबर है। कई उड़ीसा से है, कई बंगाल से है, कई यूपी से है, अलग अलग स्टेट से है। इंडस्ट्रीज़ और प्रशासन ने साथ में मिल के सभी उसकी आवश्यकता थी ये सब फुलफ़िल किया और उसको कहा और उसको सैलरी दिया, तो वहाँ ही रुक गए। और जब इंडस्ट्रीज़ को उसको काम करने की छुट्टी दी गई तो वही लोग काम में लग गए। कई लोग गए भी बाद में, जब स्पेशल ट्रेन शुरू हुई तो गरीब कल्याण ट्रेन में गए भी, लेकिन ज़्यादातर रुक गए। और आज शिप पर रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ का काम ऑलरेडी चालू हो गया। उसको समय पर सैलरी मिल जाना, उसके लिए सभी प्रोटेक्शन की व्यवस्था करना प्रशासन की ओर से भी की गई और इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन की ओर से भी की गई, और इसलिए हम ये इंडस्ट्रीज़ पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने दिया। सर, ये जो कोरोना का संकट आया था, इसके दौरान जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें आप लोगों ने कैसे काम चालू रखा? क्योंकि बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेके काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इधर से उधर आती हैं, तो उसमें क्या काम आपका लगातार चालू रहा या काम लॉकडाउन के चलते बंद हो गया था? ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही क्लिक हुआ कि पोर्ट बंद हो जाएगा तो देश में तेल आना बंद हो जाएगा, तो देश में गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी, सब चीज़ बंद हो जाएगी, क्योंकि एग्जिम कार्गो ज़्यादातर 95% एग्जिम कार्गो तो बाय पोर्ट से हो रहा है। हमने तुरंत ही होम मिनिस्ट्री में रिकमेंडेशन भेज के उसको एसेंशियल एक्टिविटी में इंक्लूड करवा दिया, तो दूसरे तीसरे दिन ये आ गया। पोर्ट में काम करने वाले सभी लेबर, क्योंकि ये भी एक लेबर सेंट्रिक एक्टिविटी है, उसको पोर्ट में और पोर्ट कॉलोनी में ही उसको रेशन मिल जाए, उसको खाना पीना मिल जाए, उसको पास मिल जाए, क्योंकि एक्टिविटी शुरू रखने के लिए उसको आना जाना आवश्यक होगा, और उसको सामूहिक व्यवस्था करवा दिया। इसलिए लेबर को वहाँ रखा और लोडिंग अनलोडिंग शुरू रखा। तो ऐसी स्थिति में लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी चालू रही। वो ट्रांसपोर्टेशन पहले राउंड में शॉर्ट टर्म के लिए बंद था, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटी शुरू करके हमारे ही पोर्ट में जो जगह थी, ये जगह में हमने इंपोर्ट कार्गो को वहाँ रखने दिया। और जब ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ तो इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया। एक ऐसी स्थिति आई कि उसका हमारा कार्गो लोडिंग अनलोडिंग 55% आ गया था, वो 15 दिन में ही फिर से शुरू हो गया और 60-70%, और आज के दिन में फुल कैपेसिटी से स्टार्ट हो चुका है। आखिरी सवाल सर, समय ख़त्म हो चला है। आप रिसाइकलिंग का बहुत अहम बिल लेके आए, लेकिन आप खुद तो हैं साइकिल के सवार। मैं साइकिल के सवार हूँ, सही बात है। तो साइकिलिंग की क्या प्रेरणा है? कैसे कर सकते हैं आप साइकिलिंग लगातार ऐसे, अब किस तरीके से आप भी वापस रिसाइकलिंग कर रहे हैं? संसद भवन में हम देखते हैं कि पहले एक साइकिल खड़ी होती थी मनसुख मंडाविया की, अब मनसुख मंडाविया की साइकिल के साथ में करीब 8-10 साइकिलें और आ गई। हमने एक साइकिल क्लब बनाया है, और जो नए नए एमपी आते हैं तो हम जब सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं तो सभी को बोलते हैं कि भाई आप भी साइकिल लेके आइए। नज़दीक निवास है किसी का तो साइकिल लेके आने से कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। तो कई लोग जुड़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है। साइकिल मेरे लिए फैशन नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ साइकिल मेरे लिए पैशन है। और साइकिल देखो मेरी फिटनेस ये साइकिल की वजह से ही है। साइकिल से हेल्थ अच्छी रहती है, एक्सरसाइज हो जाती है, साइकिल से पोल्यूशन नहीं होता है, तो पोल्यूशन का सलूशन मिल जाता है। एक मिनिस्टर के रूप में लोग कितने जानते हैं कितने नहीं, आई डोंट नो, बट एक साइकिल वाला सांसद इस रूप में सारे देश जानते हैं। और जहाँ मैं जाता हूँ तो कोई सिटी में या कोई स्टेट की मुलाकात करता हूँ तो वहाँ मेरे कार्यकर्ता आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो आते ही है, स्वाभाविक है वो उसको, लेकिन मेरी साइकिल की टीम भी आती है। वहाँ के कोई साइकिलिस्ट ग्रुप है, ये लोग तो मुझे मिलते ही मिलते हैं। कभी मैं साइक्लोथॉन भी उसके साथ कर लेता हूँ, साइकिल की रैली भी कर लेता हूँ, तो उससे साइकिल का प्रचार प्रसार होता है।
सर, हमारी शुभकामनाएं, साइकिल के माध्यम से आप युवाओं को और अपने काम के माध्यम से तमाम देश को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू। सर, हमें समय देने के लिए धन्यवाद।